जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 29 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं। और आज देखते हैं हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। देखिए, मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जितना कम समय में मैं आपको पढ़ा सकूं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आप देखेंगे कि हम लोग मैप प्रैक्टिस जो करते हैं वो तो करेंगे ही। उसके बाद से न्यूज में, उसके बाद से ये G20 शिखर सम्मेलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भारत इसकी अध्यक्षता करेगा फर्स्ट बार। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस की दृष्टि से। और G7 G8 ये सारे बेसिक चीज़ों को मैं इसमें आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। आपको इसमें कोई बाद में आगे चल करके कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को पूरा देखना है, ठीक है। मेंस का दो दो प्रश्न मैं आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस करने का। इस टॉपिक मतलब ये जो आज का वीडियो है इसके अंतर्गत आपको जो सही लगे दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिखिए, या फिर जो आपको सही लगे उस पर आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इसी के साथ अभी न्यूज में देखे होंगे कि नटराज की कांस्य मूर्ति जो है ये भी अभी न्यूज में है, क्योंकि ये G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत इसको वहां पे एक रखा जाएगा प्रदर्शनी के रूप में। वहां पे एक ये हमारे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे भारत की एक शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये नटराज की कांस्य मूर्ति को हम लोग पढ़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक सांस्कृतिक चीजें हो गई हैं तो हम लोग इसको भी पढ़ना जरूरी है अभी। उसके बाद से बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी, ये सलाहकार बोर्ड, इसके बारे में हम लोग समझना है अभी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके अंतर्गत भी ये दोनों सम्मिलित है, लेकिन अलग अलग इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग, ये एक तो बोर्ड हो गया, ये आयोग हो गया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, प्रीलिम्स मेंस की दृष्टि से, ठीक है। तो आज इतने सारे टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक इसमें इसी के अंतर्गत बहुत सारी अच्छे से एकदम, मतलब जो बेसिक चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से मैं क्लियर किया हूँ इसमें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जरूरी है, देखिए मैं तो बोल ही सकता हूँ, बाकी आप लोग के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोग खुद देखिएगा तभी आप लोग उस तरीके से आप लोग उसको जज कीजिएगा। लेकिन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार इस तरीके से बोल रहा हूँ। अभी देखिए, न्यूज में हम लोग सबसे पहले जो मैप प्रैक्टिस करते हैं उसके अंतर्गत हम लोग ये क्रॉफर्ड झील के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल पे झील है, कनाडा के अंतर्गत झील है, और इसी में अब यहाँ पे ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे एंथ्रोपोसिन, ठीक है, एंथ्रोपोसिन एक अलग युग है, इसको अलग से वेरीफाई किए हुए, मतलब एक इसका जो एक नॉर्मली एंथ्रोपोसिन युग क्या है, बेसिक चीजें भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या याद रखना है, मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जो क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे 2023 का प्रीलिम्स का, उसमें भी हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड से पूछे गए प्रश्न, यदि कहीं लोकेशन से पूछा गया तो किस लिए न्यूज में चर्चे में था, ऐसा करके पूछा गया। तो नॉर्मली थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोसिन ये युग के बारे में यहाँ पे कुछ ये जो झील है इसके बहुत सारे ऐसे शोध कार्यों से पता चला है। देखिए आगे यहाँ पे कि एंथ्रो एंथ्रोपोसिन की आरंभिक तिथि कनाडा के टोरंटो के पास क्रॉफर्ड झील के साक्ष्य, जिसमें कि रेडियो धर्मी तत्व और प्लूटोनियम के निशान वहां पे मिले हुए हैं, ठीक है। और एंथ्रोपोसिन युग का एक प्रमाण प्रदान भी करते हैं ये झील के अंतर्गत। अभी मैं मैप में भी दिखाने वाला हूँ इसको, उसके बाद से हम लोग एंथ्रोपोसिन युग क्या है उसको देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये अगर आपको थोड़ा बहुत जितना भी दिख रहा होगा, बहुत बार मैं आप लोग को मैप दिखाया हूँ तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, पूरा उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये कनाडा है, फिर यूएसए यानी कि अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका के जस्ट उत्तरी क्षेत्र में जो देश है वो कनाडा है, ठीक है। तो कनाडा के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखेगा ये मैप में, ठीक है। ये क्रॉफर्ड लेक, ठीक है। अगर आप इस मैप में भी देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्रॉफर्ड मैप दिखेगा, लेक दिखेगा, ठीक है, ये मैप में इधर। और इसी को अगर और आप आगे जूम करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे 3 लेक अलग से दिखेंगे, जैसे कि एक है लेक हुरोन, ठीक है, उसके बाद से लेक ईरी, ठीक है, उसके बाद से लेक
ऑन्टोरियो, ठीक है, ऑन्टेरियो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग और भी लेक यहाँ पे है। तो इन 4 लेक मान लीजिए, चारों लेक को आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के इस तरीके से जो एग्जाम में आप देख रहे हैं कि कितना सारा, कम से कम 3-4 प्रश्न हम लोग ने देखा मैप से इस बार का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज़ें। एंथ्रोपोसिन युग क्या है, क्योंकि न्यूज़ में है, चर्चे में है, तो हम लोग यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है प्रीलिम्स में। तो देखिए एंथ्रोपोसिन युग जो है वो एक शब्द के रूप में, एंथ्रोपोसिन युग सबसे पहली बार ये नोबेल पुरस्कार विजेता रसायनज्ञ पॉल क्रुटजेन और जीव विज्ञान के प्रोफेसर यूजिन स्टोएमर के द्वारा वर्तमान भूवैज्ञानिक समय अंतराल को दर्शाने के लिए गढ़ा गया था। तो ये 2 प्रोफेसर्स मिलकर के इसका नाम दिए, और जिसमें पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र मानव प्रभाव के कारण आमूलचूल परिवर्तनों से गुजरा, ठीक है। तो उस समय को यहाँ पे एंथ्रोपोसिन युग कहा गया। इसमें और क्या परिवर्तन हुए, तो इसमें देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई इसी युग में। बहुत सारी जैसे ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं, समुद्री स्तर में वृद्धि, महासागर अम्लीयकरण, बड़े पैमाने पर मिट्टी का क्षरण, घातक गर्मी की लहरों का आगमन, जीवमंडल का बिगड़ना और पर्यावरण जैसे अनेक हानिकारक परिवर्तन हुए थे इस समय। तो इस घटना को एक अलग से युग के रूप में यहाँ पे एंथ्रोपोसिन युग के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। वैज्ञानिकों का नाम भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे तो रख सकते हैं। कम से कम एक बेसिक जानकारी हो गया कि एंथ्रोपोसिन युग में किस तरह की घटनाएं हुई थी। तो कुछ भी जुड़ा हुआ चीज यहाँ से अगर प्रश्न में अगर कभी पूछ लिया गया तो आपको ये ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, और हम लोग इसमें देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत G20 के बारे में अच्छे समझेंगे। फिर हम लोग ये नटराज की जो प्रतिमा बनाई गई है वहां पे, उस चीज के लिए भी हम लोग उसको भी जितना बेसिक चीजें हैं उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना एक पूरा बेसिक चीजों से लेकर के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए G20 शिखर सम्मेलन अभी न्यूज में इसलिए चल रहा है लगातार, क्योंकि इसका जो है सम्मेलन होने वाला है अगले ही महीने, और भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी फर्स्ट बार, ठीक है। कहाँ पे आयोजन होगा, तो नई दिल्ली में होगा, ठीक है। और इसी में जो ये सम्मेलन है इसी के अंतर्गत नटराज की प्रतिमा भी लगाई जाएगी वहां पे, ठीक है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, और इसको बोला जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची, ये एक तरीके से इसको माना जा रहा है 28 फीट लगभग ये जो नटराज की मूर्ति है वो, ठीक है। तो इसको हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग G20 और G7 8 का जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग थोड़ा देरी धैर्य बना करके रखिए, सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए G7 पहले समझते हैं। तो G7 क्या है, तो G7 एक यहाँ पे अंतर सरकारी संगठन है। इसको कब बनाया गया, तो ये 1975 है, ठीक है। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है, और वार्षिक रूप से इसका भी बैठक होता है, ठीक है। अब इसमें देश कौन कौन से है, तो इसमें कौन कौन से देश है, तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, ठीक है। तो ये यहाँ पे 7 जो देश है, इसमें ये 7 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कभी भी कि G7 जो है इसके अंतर्गत हम भारत इसमें शामिल नहीं, ठीक है। G7 का कोई भी औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं। कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इधर से बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतना समझ में आया, ठीक है। ये G7 के बारे में। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा G8 क्या है। देखिए G8 अब क्या है, तो G7 को अभी हम लोग देखें कि 1975 में इसका गठन किया गया, ठीक है। और उसी समय आगे चल करके 1998 में रूस को इस समूह में जोड़ लिया गया। यानी कि जो G7 था, G7 का क्या मतलब हुआ, G7 का मतलब हुआ 7 देशों का ग्रुप। अब इसमें एक और ग्रुप जुड़ा, रूस। अब रूस के जुड़ने से फिर ये हो गया अब G8, यानी कि यहाँ पे अब 8 देशों का ग्रुप हो गया। देखिए इसमें इतने लोग थे पहले,
ये 7 लोग थे। अब यहाँ पे रूस जुड़ गया तो ये बन गया G8। ठीक है, फिर G20 जो बना, G20 अलग है, लेकिन यहाँ पे जो G20 है ये पूरे देश इसमें शामिल होते हैं, ये जितने देश है G7 G8 और ये सभी। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग G7 देख रहे हैं और G8 देख रहे हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं और आगे, क्योंकि जो G8 है इसका अस्तित्व खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ से फिर रूस को निकाल दिया गया, फिर से G7 ही अभी अस्तित्व में है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आगे चल करके क्या हुआ, जब ये 1998 में रूस जुड़ा तो ये G7 जो ग्रुप 7 देशों का ग्रुप था वो 8 देशों का ग्रुप हो गया। लेकिन 2014 के समय का बात है, उस समय क्रीमिया का विवाद चल रहा था। वो कई बार हम लोग इसमें देखे भी हैं, रूस के साथ ये क्रीमिया का विवाद। तो उस समय फिर ये जो विवाद हुआ, इस विवाद के कारण से फिर से इसको जो G7 जो G8 हो गया था ये कंट्रीज, इसके अंतर्गत जो है रूस को यहाँ से निकाल दिए लोग। तो 2014 के बाद से फिर से ये G7 हो गया। बस इतना ही घटना है, जो G7 G8 इस टाइप से सुनते हैं उसकी घटना इतनी है। बीच में केवल G8 थोड़े समय के लिए हुआ था, ठीक है, मतलब एक लंबा समय ही मानेंगे हम लोग, लेकिन बीच में वो हट गया, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन G7 अभी भी सेम उसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए। देखिए G7 में एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कनाडा है इसमें, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक है, और इतने लोग जो ये हैं और प्लस रूस और प्लस इतने और देश मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सभी G20 में शामिल हैं। अब हम लोग ये समझ गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और एक पॉइंट और इसी के अंतर्गत समझेंगे, क्वाड समूह। क्योंकि क्वाड समूह जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन सभी से, लेकिन इस टॉपिक के साथ अब हम लोग एक वर्ल्ड लेवल पे कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो क्वाड समूह एक हमारे लिए बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट का विषय है ये भी, तो हम लोग इसको थोड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक है, एक बार और बताया था मैं, लेकिन फिर से मैं अभी अच्छे से और इसको क्लियर करना चाह रहा था, तो इस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि जो इसके देश है वो भी इससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वाड समूह जो है, ये क्वाड समूह मुख्य रूप से जो है ये 4 लोगों का एक यहाँ पे समूह है, क्वाड समूह। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इसमें भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और यहाँ पे अमेरिका शामिल है, और यहाँ पे जापान शामिल है। ठीक है, तो ये 4 लोगों का समूह है, इसको हम लोग क्वाड समूह कहते हैं। और ये सभी 4 जो यहाँ पे जो राष्ट्र जुड़े हुए हैं, लोकतांत्रिक होने के कारण से इनके एक समान आधार भूमि है। ठीक है, निर्बाध समुद्री व्यापार एवं सुरक्षा को यहाँ पे मेन यही है, जो समुद्री व्यापार और सुरक्षा है उसी के एक तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पे ये यहाँ पे ये लोग ये समूह बनाए हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो सुनिश्चित करना उसमें, और उसका समर्थन भी करना है। क्वाड का पहला विचार, यहाँ पे पहली बार जो विचार है वो 2007 में आया है। और कैसे? तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा। फिर इसको 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ने एक साथ आकर के यहाँ पे चतुर्भुज गठबंधन का यहाँ पे एक तरीके से इसका गठन किया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें इस क्वाड समूह के बारे में। फिर से अब हम लोग आते हैं अब G20 शिखर सम्मेलन के ऊपर। अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, पूरा बेसिक चीजें G20 के बारे में। ठीक है, एक बार अच्छे समझिए, उसके बाद से आपको आगे चल करके कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम हर चीजें क्लियर रहेंगी। यहाँ से प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन बनाए गए हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चल करके। तो देखिए G20 जो है इसका यहाँ पे स्थापना कब हुआ? तो 1997-98 के समय में। और इस समय जो है एशियन टाइगर्स, ठीक है, यानी कि पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया देश, ये इन लोगों को उस समय कहा जाता था। तो के समय वित्तीय संकट के कारण इनका मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और फिर जो 1999 में इनकी स्थापना हो गई। ठीक है, तो लगभग आप 97-98 से शुरुआत में मान सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक तरीके से हम लोग कभी कभी किसी चीज में कहते हैं कि मतलब एक, जैसे कि यहाँ पे पेपर पे जो ऑन द पेपर जो हुआ, जो अगर गठन हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे 1999 के अंतर्गत हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कुछ बारे और कुछ इसके बारे में, कि इसने सबसे पहले जो है केंद्रीय बैंक के गवर्नर, एक एक
पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, एक एक पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से, क्योंकि इस बार जो है फर्स्ट टाइम जो है G20 शिखर सम्मेलन हम लोग को मतलब भारत के द्वारा जो है मेजबानी किया जा रहा है, अध्यक्षता किया जा रहा है। और ये G20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत प्रमुख देश जो है वो सब जुड़े हुए हैं, और हमारे को अभी जिस तरीके से हम लोग डेवलप करने के लिए, अपना पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उस चीज में अगर आप नॉर्मली भी देखें तो इतने देश अगर एक साथ मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारा एक मजबूत कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बनेगा, आर्थिक तरीके से यदि हम लोग देखें तो, आर्थिक विकास के अंतर्गत भी देखें तो, ठीक है। तो ये भारत की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा आगे चल करके। चलिए देखिए, तो इसने सबसे पहले केंद्रीय बैंक जो है उस समय इन लोग जो है केंद्रीय बैंक के गवर्नर और प्रमुख देश के वित्त मंत्रियों के लिए एक मंच के रूप में इसमें काम किया गया। सबसे पहले शुरुआत में इस तरीके से शुरुआत हुआ कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर और यहाँ पे वित्त मंत्री यहाँ पे आकर के इस मंच के रूप में यहाँ पे पहले ये लोग सम्मिलित होते थे, ठीक है। फिर आगे चल करके 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से इसे राज्य या सरकार के प्रमुखों के स्तर तक भी यहाँ पे उन्नत किया गया। फिर 2009 में इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच भी घोषित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन से देश है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सभी देश है। यहाँ पे अगर भारत देखेंगे कि हाईलाइट नहीं हुआ है तो आप लोग इसको हाईलाइट करके, ठीक है, मतलब इसमें ये सम्मिलित है, ठीक है। तो कौन कौन से देश है इसमें शामिल, तो देखिए सबसे पहले कैसे तैयारी करेंगे इसका, कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले एक एक यहाँ पे महाद्वीप के अनुसार देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, कनाडा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत 3 देश, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत देखें 2 देश है, ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है। अगर आप इसके अंतर्गत देखें या अफ्रीका के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें आपको एक केवल साउथ अफ्रीका दिखेगा, ठीक है। उसके बाद से आप देखते हैं कि ये पश्चिमी, अगर हम लोग एशिया देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं सऊदी अरेबिया और ये टर्की, ठीक है। फिर अगर यूरोप के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ पे जर्मनी, ठीक है, इटली, फ्रांस, यूके, ठीक है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को भी लेकर के चला जाता है, तो इस क्षेत्र में हम लोग यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री के रूप में मान करके चलते हैं। ये हो गया। उसके बाद से आप देखते हैं कि अब यहाँ पे अब एशिया के अंतर्गत ही आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे रशिया, चाइना, फिर यहाँ पे इंडिया, ठीक है, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इतने देश इधर आप देख सकते हैं एशिया के अंतर्गत। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। जितने मेंबर्स थे देख लिए, अब मेंबर्स इन सभी को आप बार बार देखते रहेंगे। मैं तो फिलहाल अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो फास्ट और जल्दी चलना है अपने को। फिर भी मैं आप लोगों को पूरा मैप के थ्रू अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब कंजूसी मत कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा एक हमारे को भी थोड़ा सा एक एनर्जी जो मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोग उसका भी थोड़ा ध्यान रखें, कंजूसी ना करें। देखिए यहाँ पे कुछ और खास बातें, जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट है G20 की, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए देश क्यों इंपॉर्टेंट है इससे भी हम लोग समझ में आता है, क्योंकि इस जितने ग्रुप है इन ग्रुप को अगर हम इनका मतलब इन सभी को एक साथ अगर करके देखें तो यहाँ पे विश्व का कुल सकल घरेलू का उत्पादन इन पूरे देशों को मिला करके लगभग यहाँ पे 85% तक होता है। तो 85%, 100 में 85% तक अगर इतने देश एक साथ ग्रुप में अगर मिल रहे हैं तो उनका पूरा जीडीपी जो है 85% है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत 75% इनका प्रतिनिधित्व होता है इसमें, और जनसंख्या की दृष्टि से देखिए तो 2/3 हिस्सा इसके अंतर्गत कवर होते हैं। इन सदस्य देशों के अलावा G20 जो है प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पे अतिथि देशों और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF, आसियान जैसे देशों को भी, और यहाँ पे मतलब आसियान जैसे ये सब संगठन इसके अंतर्गत भी जो देश हैं उसमें सम्मिलित हैं, उन सभी को भी बुलाता है, ठीक है। एक तरीके से हम लोग यहाँ पे ये भी मान सकते हैं कि पूरा एक वर्ल्ड लेवल पे बैठक हो गया ये, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे तो ये आसियान हो गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन है उन सभी को यहाँ पे आमंत्रित करता है G20। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग संरचना इसके कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम लोग बातें करते हैं। तो G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के यहाँ पे गवर्नरों की वार्षिक बैठकों के आधार पर संचालित होता है, जिसमें कि साल में एक बार नेताओं का यहाँ पे शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल हैं, जिन्हें यहाँ पे फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, यहाँ पे अलग अलग इनकी भूमिका है, इनके बारे में अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें मंत्रियों की बैठक होती है अलग से, और फिर यहाँ पे वर्ष में 4 बार इनकी बैठक होती है। ठीक है, उसके बाद से जो अलग यहाँ पे जो नेताएं हैं, जो प्रमुख हैं जो देश के, उन सभी का साल में एक बार बैठक होता है। ठीक है, सारी चीजें अभी क्लियर होंगी। आगे देखिए, सबसे पहले तो इनका जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में समझिए। एक होता है शेरपा ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, हमारे जो अभी जिस तरीके से एग्जाम का जो पैटर्न है उस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे से अभी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम लोग अभी हमारे देश में हमारा देश खुद मेजबानी कर रहा है इसका। प्रश्न अभी पूछा गया, अभी पहले मैं आपको वो सब चीजें भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग बेसिक चीजें पढ़ते हैं। शेरपा ट्रैक, इसका क्या मतलब है? तो शेरपा ट्रैक मतलब सदस्य देशों के यहाँ पे शेरपा नेताओं के निजी दूत होते हैं ये लोग। ठीक है, और ये कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, निवेश जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो ये लोग अब यहाँ पे अब थोड़ा सा इससे समझ में आ गया आपको कि जो शेरपा होते हैं, शेरपा का मतलब यहाँ पे सभी देशों के अपने अपने दूत होते हैं, उन सभी का ये सभी एक मतलब सभी देशों के एक साथ ये लोग दूत के रूप में होते हैं, मतलब उनका अपना अपना एक निजी दूत। ठीक है, वे सभी मिल करके जो है ये G20 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आप ये सभी चीजों को देखेंगे कि ये सभी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके अलावा साल भर की सभी वार्ताओं की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर चर्चा करते हैं, G20 के महत्वपूर्ण कार्यों का समन्वय करते हैं। तो ये शेरपा ट्रैक के अंतर्गत इन सभी चीजों का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि सभी देशों के अपने अपने एक दूत का मतलब मान के चलो कि सभी देशों के अंतर्गत एक प्रतिनिधि, वे सभी प्रतिनिधि मिलकर के जो है पूरा G20 का मैनेजमेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे वित्त ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक जिसको हम लोग आगे देखे थे। ठीक है, इससे पहले देखे थे जो वही। अब यहाँ पे वित्त ट्रैक इसके अंतर्गत क्या है, इसका वर्ड ये सब छोटे छोटे वर्ड हैं, प्रीलिम्स में देखें इंपॉर्टेंट होता है, काफी अच्छे से समझ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब वित्त ट्रैक क्या है, तो इसका नेतृत्व वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं सबसे पहले पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद से जो आमतौर पर साल में 4 बार ये लोग मिलते हैं, जिनमें की 2 बैठक जो है ये विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों के मौके पर होती है। ठीक है, और इनका जो फोकस क्षेत्र क्या होता है, ये लोग जो मिलते हैं इस तरीके से, तो इनका फोकस क्या होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, वित्तीय विनियमन, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे राजकोषीय और मौद्रिक नीति मुद्दे। तो ये सब चीजें, अब देखिए वित्त से संबंधित है वित्तीय ट्रैक, तो वित्तीय चीजें बात करेंगे वो लोग, है ना। तो ये हुआ। अब आगे हम लोग और देखते हैं, इसमें एक वर्ड और है ट्राइका। ये ट्राइका क्या होता है, देखिए ट्राइका का मतलब होता है इसमें 3 देश। ठीक है, जो लोग खास करके इसकी पूरी मेजबानी मैनेजमेंट संभालते हैं। तो इस तरीके से ट्राइका का भी एक इनका अपना फॉर्मूला है और लगातार उसमें बदलते रहते हैं। अभी ट्राइका के रूप में हम लोग भी इसमें शामिल है, भारत भी शामिल है। ठीक है, तो G20 के पास कोई चार्टर या सचिवालय नहीं है, सबसे पहला चीज। प्रेसिडेंसी को यहाँ पे ट्राइका के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो जो भी मेजबान देश आगे चल करके मेजबानी कर रहे हैं,
ठीक है, और सभी देशों को लगातार एक काउंटिंग के रूप में उन सभी को इस तरीके से ट्राइका में ऐड किया जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, इन सभी का देश मतलब ये सभी जो है पूरे जितने बैठक सम्मेलन सबका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंसी भी उनको कहा जाता है। अब आगे देखिए, G20 प्रेसिडेंसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और एक कैलेंडर वर्ष के लिए एजेंडे का यहाँ पे को निर्देशित करता है। इसमें अभी हाल ही में जो है हम लोग यहाँ पे इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ये लोग ट्राइका में शामिल हैं। और ये जो है यहाँ पे एक यहाँ पे गैर बाध्यकारी मंच के रूप में है ये, और इसके निर्णय जो है कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते हैं। ये कुछ कुछ बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है, G20 के बारे में, क्योंकि ये बाध्यकारी मंच नहीं है, गैर बाध्यकारी मंच है। ठीक है, मतलब एक सलाह के रूप में सारे कार्य चलते हैं, विचार विमर्श के रूप में, कोई बाध्यकारी यहाँ पे चीजें नहीं होती। ठीक है, और सदस्य देशों को उन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे संगठनों के साथ काम करने का भी इनकी एक संरचना कार्य प्रणाली देख रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी मिल करके काम करते हैं। G20 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर के काम भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ये सब कार्य प्रणाली है। अब हम लोग थोड़ा सा भारत के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है तो उसके बारे में कुछ कुछ चीजें तो समझना जरूरी होगा। तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी किस तरीके से है इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कर रहा है। खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसमें 43 प्रतिनिधिमंडल प्रमुख जो होंगे वो सितंबर में यहाँ पे अंतिम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में लोग भाग लेंगे, जो कि G20 में अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन भी है। अमिताभ कांत भारत के G20 शेरपा हैं। शेरपा के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो ये शेरपा के अंतर्गत दूत के रूप में ये हैं, और भारत अपनी अमृत काल पहल के माध्यम से सभी के लिए यहाँ पे नियम आधारित व्यवस्था, शांति और न्यायपूर्ण विकास के साथ एक साझा वैश्विक भविष्य बनाने के मिशन पर है। ठीक है, तो इस अब भारत के कॉन्सेप्ट में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, भारत की अध्यक्षता का विषय यहाँ पे क्या रहेगा, एक कोड किस तरीके का वो यहाँ पे होता है, तो वो यहाँ पे है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, या फिर एक पृथ्वी एक परिवार। ठीक है, या एक भविष्य, मतलब ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, या फिर इसी को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, ठीक है, दोनों हिंदी के रूप में इस तरीके से देख सकते हैं आप कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। तो ये वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा। पूछ सकता है कि जो वसुधैव कुटुंबकम जो है ये जो यहाँ पे वर्ड है ये न्यूज में किस से संबंधित था। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ट्राइका जो मैं आपको बताया था कि इसमें क्या है, ट्राइका के अंतर्गत 3 लोग शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे, तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। आगे और देखते हैं। अब अफ्रीकी प्रतिनिधित्व जो मेजबानी कर रहे हैं हम लोग भारत के द्वारा, तो भारत ये चाहता है कि G20 को और अधिक समावेशी बनाने के लिए भारत ने अफ्रीकी संघ को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। तो कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि जो यहाँ पे अफ्रीका का भी एक प्रतिनिधित्व बने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक G20 कॉमन फ्रेमवर्क। G20 कॉमन फ्रेमवर्क यहाँ पे हम लोग बीच में इसलिए देख रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो G20 कॉमन फ्रेमवर्क है ये G20 सम्मेलन या G20 से संबंधित है, और यहाँ से प्रीलिम्स में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर और हम लोग भारत के संदर्भ में और भी बातें करेंगे। ठीक है, अस्थिर ऋण स्तरों की समस्या का समाधान करने के लिए G20 ने नवंबर 2020 में ऋण उपचार के लिए एक सामान्य ढांचे पर समझौता किया। ठीक है, तो ये कॉमन फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, ऋण से। और ऋण उपचार के लिए कॉमन फ्रेमवर्क पेरिस क्लब के साथ मिलकर के G20 के द्वारा समर्थित एक पहल है।
ऋण उपचार के लिए सामान्य ढांचा, अस्थिर ऋण वाले कम आय वाले देशों को संरचनात्मक तरीके से समर्थन देने की एक पहल है। कॉमन फ्रेमवर्क पात्र देनदार देशों के अनुरोधों के आधार पर मामले दर मामले आधार पर ऋण उपचार का यहाँ पे विचार करता है। ऋण उपचार के अनुरोध के जवाब में ऋणदाता समिति यहाँ पे बुलाई जाती है और वार्ता को IMF और विश्व बैंक के द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें उनके ऋण स्थिरता विश्लेषण भी शामिल है। तो इस तरीके से कॉमन फ्रेमवर्क नॉर्मली हम लोग को समझना था। देखिए यहाँ से प्रश्न आया है, मैं इसलिए भी बताना चाह रहा था इसको क्योंकि मैं आगे चल जो अभी मतलब पीछे जितने टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे शेरपा जैसे आप सुने, तो वैसे ही जो है वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जैसे कि यहाँ पे कॉमन फ्रेमवर्क से पूछ लिया गया, ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा भारत के बारे में देखते हैं कि G20 को लेकर के भारत की क्या प्राथमिकताएं हैं, इसको भी हम लोग को थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हरित विकास, जलवायु, वित्त और पर्यावरण के लिए जीवन शैली, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना और वित्तीय समावेशन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और कृषि और शिक्षा जैसे उद्योगों में तकनीकी सक्षम विकास जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के आदान प्रदान में वृद्धि करना, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं बहुपक्षवाद में सुधार लाने और 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम, अधिक जवाबदेही, समावेशी प्रतिनिधित्व, वैश्विक व्यवस्था बनाने का प्रयास। तो कुछ प्राथमिकताएं ये सब चीजें तय की गई हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये सब चीजों को कि G20 में जो है भारत किस चीजों को सबसे ज्यादा फोकस में लाने का कोशिश कर रहा है या करेगा आगे। ठीक है, तो क्या चीजें हैं, नॉर्मली हम लोग कुछ कुछ पॉइंट में देखें तो पर्यावरण से संबंधित चीजें, जलवायु, ठीक है, यानी कि समावेशी विकास, ठीक है, फिर तकनीकी परिवर्तन, डिजिटली जितने अभी जिस तरीके से डिजिटल क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े तो उस तरीके से डिजिटल सार्वजनिक, उसके लिए मतलब एक तरीके से सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, ठीक है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है, उसमें आगे वृद्धि करने से संबंधित बातें जिसमें कि कृषि, शिक्षा मुख्य रूप से उसमें ध्यान केंद्रित करने की बातें की जा रही है। ठीक है, उसके बाद से अभी जितने भी एक तरीके से अभी 21वीं सदी के अंतर्गत जो मुख्य रूप से चुनौतियां हैं उन पर भी भारत जो है फोकस कर रहा है। फिर आगे चल करके महिलाओं पर भी फोकस किया गया है, यानी कि जो G20 सम्मेलन अभी होने वाला है तो भारत इस सभी चीजों पे, इस सभी टॉपिक्स पे बात करने के लिए मुख्य रूप से एक तैयारी करके चल रहा है। ठीक है, अब क्लियर है इसमें प्राथमिकताओं के मतलब। तो यहाँ पे महिलाओं को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें महिला नेतृत्व वाला विकास यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास और SDG की उपलब्धि को भी यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने के साथ साथ समावेशी विकास और विकास पर भी यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमारे अभी जो हम लोग अध्यक्षता करेंगे उस सम्मेलन में, ये हमारी चीज, हम लोग इस चीजों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए कि भारत की G20 अध्यक्षता का महत्व, यानी कि हम लोगों के लिए जो G20 की अध्यक्षता कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, हम लोग अब इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे भारत का बढ़ता आर्थिक प्रभाव, सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक यहाँ पे एक बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में G20 में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसकी अध्यक्षता G20 सदस्यों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने में भी मदद करेगी। मतलब नॉर्मली आप लोग एकदम समझ गए क्लियर कि हम लोग जिस तरीके से अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग लगातार हर एक क्षेत्र में एक तरीके से वृद्धि करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक हमारे को यहाँ पे मौका मिल रहा है। अगर इतने सारे देश अगर साथ में आते हैं और हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी कि हमको बोलने की बारी मिल रही है, नॉर्मली भाषा में आपको बोलूं तो सामान्य भाषा में,
ठीक है, बहुत सारे देश हमारे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सम्मेलन में शामिल होंगे, तो उनको एक अलग प्रभाव पड़ेगा हमारे देश का, तो उससे भी हमारे पास एक मौका यहाँ पे मिलता है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये अध्यक्षता, ठीक है, G20 की। ठीक, आगे देखिए, जिस तरीके से हम लोग जलवायु को लेकर के लगातार जलवायु परिवर्तन पे भी हम लोग काफी आगे, एक संवेदनशील तरीके से हम लोग मतलब उस चीज को समझ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हम लोग लगातार उस पर बातचीत हर समय हम लोग करते रहते हैं, उसमें उसके लिए अगर कोई बदलाव करना है तो वो भी हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रभाव पड़ेगा और इस चीज को बोलने बताने का भी एक हमारे पास एक महत्व है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद से समावेशी विकास पर भारत का ध्यान, समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए भारत बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, फिर भारत का रणनीतिक महत्व, ठीक है, ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। G20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक महत्व के मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस सहित अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में भी तैयार करेगा, मतलब एक मंच के रूप में भी यहाँ पे एक यहाँ पे मंच मिल रहा है हम लोग को कि हम लोग भी इन जैसे देशों के साथ आगे बढ़े मिल करके। फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, ग्लोबल साउथ के बारे में लगभग इससे पहले भी मैं आपको बताया था। देखिए यहाँ पे ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हो गया, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया था। ग्लोबल साउथ का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये ऐसे देश हैं जो पिछड़े हैं या विकासशील हैं, तो इनका आवाज बनना, इसका क्या महत्व है। अगर हम लोग अभी अध्यक्षता कर रहे हैं G20 और इतने सारे देशों का एक प्रतिनिधित्व करेंगे, तो उस प्रतिनिधित्व में यदि हम लोग विकासशील देश हैं, तो उसके अंतर्गत हमारे पीछे जितने भी अभी जो पिछड़े देश हैं और विकासशील देश हैं, उन सभी की जो समस्याएं हैं वो भी हम लोग यहाँ पे अगर हम अपनी रखते हैं, मतलब सभी विकासशील देशों की एक समस्या है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनका प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। ठीक है, G20 बैठकों के साथ ग्लोबल साउथ देशों की बैठक यहाँ पे आयोजित करके भारत पूर्व में यहाँ पे हाशिए पर पड़े ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है। फिर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल में भारत की भूमिका, तो अभी देख रहे हैं कि लगातार न्यूज में मैं आपको कई बार बताया भी कि हम लोग जिस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आगे डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो उस लेवल पे भी हम लोग के लिए दक्षता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, जो जो मुख्य बातें थी, अब हम लोग थोड़ा सा इसके अंतर्गत शामिल होने वाले नटराज की कांस्य मूर्तियां, उसके बारे में कुछ विशेष बातें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये 28 फीट ऊंची मूर्ति है और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में भी है। ये स्वामी मलाई के श्रीकांत इष्टापति, ठीक है, इष्टापति ने अपने भाइयों के साथ यानी कि रामकृष्ण इष्टापति और स्वामीनाथ इष्टापति के साथ मिलकर के मूर्ति को ये लोगों ने बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है श्रीकांत इष्टापति ने कहा कि हमने इस प्रतिमा को बनाने में चोल काल के चिदम्बरम, कोनेरी, राजपुरम और अन्य नटराजों के मॉडल का भी पालन किया है। तो इसका मतलब ये अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है चोल काल से संबंधित जो एक यहाँ पे मूर्ति कला जो है, ठीक है, बनाने की जो कला है उससे संबंधित, तो हम लोग उसी चीजों को आगे थोड़ा सा जो चोल काल से संबंधित जो यहाँ पे विशेषताएं ली गई है हम लोग उसको देख लेते हैं। आप लोग को यहाँ पे अगर चाहेंगे तो आप लोग चोल काल के बारे में अच्छे से और आगे पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे उतना नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे थोड़ा सा जो बेसिक चीजें जो यहाँ पे टेक्निक्स लिए गए हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो मूर्तिकार इन मूर्तियों को बनाने के लिए यहाँ पे लॉस्ट वैक्स, ठीक है, कास्टिंग विधि का पालन करते हैं। तो ये लॉस्ट वैक्स जो है, लॉस्ट वैक्स यहाँ पे कास्टिंग विधि जो है यही है चोल काल के एक तरीके से वहां से जो मॉडल के रूप में जो वो लोग उस समय इस विधि का प्रयोग करते थे उसी चीजों को यहाँ पे केयर कर रहे हैं। तो ये विधि जो है सबसे पहला पॉइंट में याद रखिएगा कि ये विधि चोल काल से संबंधित है। ये विधि के रूप में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से, मतलब 1 नंबर का मतलब बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है और यूपीएससी लगभग ऐसे ही पॉइंट के अंतर्गत पॉइंट खोजता है वो, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वैक्सीन कटिंग विधि निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके से प्रश्न ज्यादातर यूपीएससी बनाने की कोशिश करता है, तो इसको समझिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ये चोल काल से संबंधित विधि है। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि जो है, इसके उपयोग जो है यहाँ पे चोल शासन के दौरान किया जाता रहा है। और मूर्तिकार सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि एक मोम का मॉडल बनाते हैं। ठीक है, फिर उसे मिट्टी में पूरा यहाँ पे लपेट देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से मिट्टी को सूखने देते हैं। सूखने देने के बाद से फिर क्या करते हैं, उस मोम को पिघलाते हैं। ठीक है, उसको गर्म करते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक जैसे मिट्टी का सॉरी यहाँ पे मोम का स्ट्रक्चर बना दिए अच्छे से सारी चीजें, फिर उसके अंतर्गत फिर मिट्टी का पूरा लेपन किए, और फिर क्या होगा, जब उसको गर्म करेंगे तो मिट्टी तो अपने आप मस्त सूख करके पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और मोम जो है उसको गर्म करने से वो पिघल करके निकल जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर में आप फिर जितने भी यहाँ पे मटेरियल्स जो लगेंगे उन सभी को उसमें डाल करके पूरा परफेक्टली स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली बोलना बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट कार्य था। देखिए यहाँ पे चित्र भी देखिए इस तरीके से, तो ये लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा भी खर्च हुए हैं। ठीक है, और ये लगभग यहाँ पे 19 टन यहाँ पे इसका वजन है, और 8 धातुएं इसमें शामिल है: सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा, जस्ता। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 8 धातुएं शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा सब चीज। तो इसकी ये जो बनी है इस प्रतिमा का भारत यहाँ पे मंडपम प्रगति मैदान में की जाएगी। ठीक है, जहां 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। नृत्य करते हुए भगवान शिव यहाँ पे नटराज जो है का प्रतिनिधित्व करने वाली यह मूर्ति तमिल संस्कृति की उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, और इसमें से देखिए कुछ खास बातें थोड़ा सा और ध्यान रखते हैं। नटराज के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नृत्य सम्राट भगवान शिव के नटराज रूप का उद्भव तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ था। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। भगवान शिव संहार के द्योतक हैं, और इसके पश्चात सृष्टि की रचना होती है। यदि भगवान शिव के नटराज रूप को देखा जाए तो यह मुद्रा शिव की इस परिभाषा पर खड़ी उतरती है। उनकी इस छवि में जीवन चक्र दर्शाया गया है, जिसके प्रत्येक भाग का शिव एक अभिन्न अंग है। नटराज का अर्थ क्या है, तो नृत्य सम्राट जो कि इस मुद्रा में दिव्य तांडव नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ खास बातें हैं। आप लोग एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लगभग ये टॉपिक अच्छे से जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैं अपने तरफ से आपको बता दिया हूँ। देखिए इधर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न 2020 में देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी 4 देश जो है G20 के सदस्य हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा इसमें कुछ जरूरत नहीं है, मैं बस इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे सब सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो मैं आपको बता रहा था उसके संदर्भ में विचार करें। देख रहे हैं ये वर्ड है एक, तो यहाँ से पूछ लिया गया। तो यह पेरिस क्लब के साथ मिलकर के G20 के द्वारा समर्थित एक पहल है, हम लोग देखे थे बिल्कुल। और यह कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण का समर्थन करने में एक पहल है। देखिए एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछा गया 2022 में। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल प्रश्न कहाँ से पूछा गया, डीप हम लोग G20 नॉर्मली इसका सचिवालय दुनियादारी ये सब पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं, बस हो गया। मैं आपको इतना डीप क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसा प्रश्न देखा हूँ। आपको जो इम्पोर्टेंट जो सही चीजें मैं वही चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये आपको इस बीच में इस तरीके से बीच से प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजें खास हैं, उन सभी चीजों को ध्यान से आप लोग अगर अभी तक पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देखें कि जो इम्पोर्टेंट चीजें उस सब चीजों को मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, तो ये सब बातें हैं दोनों इसमें ठीक है, सही है।
देखिए मेंस में भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो मेंस में क्या प्रश्न बना, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालय और समुद्र तटीय किस प्रकार यहाँ पे प्रभावित होंगे। 2017 में पूछा गया, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि G20 में पर्यावरण से संबंधित भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो गया है प्रश्न, इसको हटा देते हैं। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन जो है के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत के द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या है। ठीक है, तो 2021 में तो जो संगठन है, संगठन से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अलग संगठन है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि मतलब अब उसी संगठन से फिर से प्रश्न पूछ लिया गया, नहीं, अलग संगठन है, फ्रेम किस तरीके से किया गया वैसा प्रश्न उस संगठन से। तो जो अभी हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं इसका G20, और ये हम लोग अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो यहाँ से मेंस का प्रश्न कैसे बनेगा आप इस प्रश्न से देख सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से बताने का यहाँ पे उद्देश्य यही था। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे एक अभ्यास प्रश्न है जिसको आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, क्या है, भारत के लिए G20 2023 की अध्यक्षता किस प्रकार महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। 150 शब्दों में करना है, 10 अंक के लिए। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न है, अच्छे से आप इस प्रश्न को ध्यान से इसका एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आप इसका आंसर लिखेंगे और टेलीग्राम में भेजेंगे। अगला हमारा टॉपिक है बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाह पर, यहाँ पे सलाहकार बोर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पुनर्गठन किया जा रहा है किसके द्वारा, CBC के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। ठीक है, इसका पुनर्गठन किया जा रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें हैं। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, CBI जैसी जांच एजेंसियों को भेजने से पहले जो बोर्ड है, ये इस बोर्ड जो है, ये बोर्ड बैंक धोखाधड़ी मामले हैं, इनसे संबंधित जो मामले होंगे सबसे फर्स्ट रूप में ये चेक करने का कार्य करता है। मतलब सबसे पहले रूप में ये चेक करता है। कौन चेक करता है, ये बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड। ये किसके द्वारा बनाया गया, CBC के द्वारा पुनर्गठन किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। और जितने भी कार्य है, तो CBI से पहले अगर इस तरीके की जो कार्य जो बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी मामले हैं, उन सभी के प्राइमरी लेवल पे चेक करता है ये पहला बोर्ड जो है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ये चेक करता है। फिर बोर्ड को वित्तीय प्रणाली के भीतर यहाँ पे आवधिक धोखाधड़ी विश्लेषण करने का अधिकार है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और CBC जैसे नियामक निकायों को धोखाधड़ी की रोकथाम और प्रबंधन से संबंधित नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। तो ये सिफारिश देता है, इन दोनों को सिफारिश करता है। इसके बारे में कुछ और खास बातें हैं, ध्यान रखेंगे कि ये जो ये बोर्ड है, ठीक है, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड, ये जो है इसका पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, CBC के द्वारा, और इसके अंतर्गत यहाँ पे एक अध्यक्ष होते हैं और इसमें 4 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे वो लोग 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के आपराधिक जांच शुरू करने से पहले 3 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी मामलों को जो है ये बोर्ड संदर्भित करना आवश्यक है। बोर्ड को संदर्भित करना आवश्यक है, यानी कि अगर ऐसी कोई मामला है जो कि बैंकिंग और वित्तीय ये बीमा से संबंधित है, और वो जो मामला है वो 3 करोड़ रुपए से अधिक है, तो सबसे पहले जो है इस बोर्ड को भेजना पड़ेगा। ये अच्छे से चेक करेगा, फिर आगे उस तरीके से सिफारिश करेगा। अधिकारियों की आपराधिकता दुर्भावना के संबंध में जो है वो ये जो बोर्ड है, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म नाम है। तो बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड जो है, इसके द्वारा इस मामले में सलाह भी दिया जाता है। ठीक है, और लेना भी चाहिए इस तरीके की, मतलब एक तरीके से देखिए ये बहुत ज़्यादा बाउंडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ये इसके अंतर्गत ही जो बोर्ड है, इस बोर्ड का मतलब बहुत हाई फाई नहीं है, सिफारिश करना, केवल थोड़ा बहुत नॉर्मली जिस तरीके से जांच करके एक सलाह देते हैं,
बस उसी तरीके का इसका महत्व है। इस बोर्ड का दायरा जो है वो सीवीसी और सीबीआई के द्वारा संदर्भित मामलों के लिए सलाहकार सहायता प्रदान करने तक विस्तृत है। तो ठीक है, सलाहकार सहायता इस तरीके से सलाह देता है केवल नॉर्मली। तो इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। आगे और देखिए, सरकार के द्वारा वर्ष 1964 में यहाँ पे के संथानम की अध्यक्षता वाली ये अब हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके बारे में भी समझना जरूरी है। अभी यहाँ पे ये अब इस जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये भारत सरकार के द्वारा 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर इसकी गठन की गई। ठीक है, ताकि जो है सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और उनका मार्गदर्शन किया जा सके। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है सीबीसी जो है, इसको संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक तरीके से वैधानिक दर्जा दिया। कब, किस तरीके से? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है, तो इसको वैधानिक, संवैधानिक नहीं, वैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत ये कार्य करता है, इसको शक्तियां यहाँ से मिली। अब इसमें सदस्य किस तरीके से होते हैं? तो इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 सतर्कता आयुक्त अलग से होते हैं। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेताओं के द्वारा एक समिति गठित की जाती है और वो लोग जिनका सिफारिश करते हैं उसका सिफारिश के बाद से राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन सब का गठन किया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद से ये 4 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लोग अपना जो कार्य है वो कार्य अपना एक मतलब पद पर बने रहते हैं। ठीक है, उस समय तक कार्य करते हैं। तो ये भी बातें। उसके बाद से अब केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्य है उस कार्य के अंतर्गत क्या क्या कार्य हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायतों पर उचित कार्रवाई की यहाँ पे सिफारिश करता है और निम्नलिखित संस्थान, निकाय और कोई व्यक्ति जो सीबीसी से संपर्क कर सकता है, ठीक है, वो लोग का भी ये सहायता करता है। उसके बाद से सीबीसी या तो सीबीआई के माध्यम से या फिर सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से ये जांच करता है। ठीक है, और उसके बाद से इसे विशिष्ट श्रेणियों के लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए कथित अपराधों की जांच करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट में प्रश्न बनता है, तो इसलिए इस सब को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, अब इससे संबंधित यहाँ पे एक मेंस के लिए फिर से अभ्यास प्रश्न है। मैं आपको बोला था 2 प्रश्न मैं आपको दूंगा, तो ये दूसरा अभ्यास प्रश्न है। आपको जो मन करे आप चाहे तो दोनों को लिख सकते हैं और चाहे तो आप जिनमें आपको जो सही लगे उसको लिख सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न है, सतर्कता आयोग पर विचार करते हुए विश्लेषण कीजिए कि यह किस प्रकार भ्रष्टाचार निवारण के रूप में कार्य करता है, निवारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और ये भी 150 शब्दों में है और 10 अंक का। ठीक है, तो आप लोग दोनों में से जो चाहे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का करंट अफेयर्स का मुख्य पॉइंट जितने थे हम सब चीजों को देख लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।